वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, यही से ना। चलो देखो, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय पर बात करा जाए तो कैसी स्थिति है, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, बात सही है। आज के समय में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में, विशाल मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ठीक है, विद्यालय जा रहे हैं। बात नहीं करो बाबू, बात नहीं करो, विद्यालय जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। तब भी हम देख रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, अंतर है। अब ऐसा क्यों? भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, हर 10 साल पर शिक्षा की जनगणना होती है, शिक्षित व्यक्ति की जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। भारत में जो लोग रहते हैं उसके जीवन स्तर को देखा जाता है इस जनगणना के अनुसार, ठीक है। जैसे कि उनकी आयु की बात करा जाए, पढ़ाई की बात करा जाए, ठीक है, उनके द्वारा किए जाने वाले काम इत्यादि के बारे में जानकारी किया जाता है। किसके अनुसार? जनगणना के अनुसार। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या। मतलब देखते हैं कि भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है, जिसमें देखा जाता है कि भारत में अब तक लोग कितने शिक्षित हुए, कितने लोग शिक्षित हुए हैं, तथा स्त्री और पुरुष का अनुपात निकाला जाता है कि कितने पुरुष पर कितने स्त्रियां हैं, ठीक है। 1961 की जनगणना के अनुसार बात करा जाए तो सब लड़कों और पुरुषों यानी 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की बात चल रही है, तो सभी लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। 7 वर्ष से ऊपर की बात करा जाए तो 1961 ईस्वी की बात है, 40% शिक्षित थे। कितने प्रतिशत? 40% शिक्षित थे। कम से कम अपना नाम यानी सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े हैं, ठीक है, जनगणना किया जाता है। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। मतलब क्या हुआ कि अगर 100% पुरुष है, जितना भी पुरुष हो, ठीक है, उसमें से 40% को देखा गया कि लड़का और पुरुष शिक्षित है। लेकिन 100% लड़की और महिला में, 100% लड़की और महिला में कितना प्रतिशत? तो 15% लड़की या महिला पढ़ी लिखी होती थी। लेकिन ये कब की बात है? 1961 ईस्वी की बात है। लेकिन अब नहीं, अब तो लगभग 45-40 इसका आ गया, 40-45 किसका? लड़कियों का, ठीक है, प्लस, ठीक है, 50 प्लस 60 प्लस इसका हो गया है, ठीक है, 60। अब देखो, 15% भाग शिक्षित था। 2011 के जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़ करके, देखो, लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़ करके 82% हो गई, और शिक्षित लड़कियां तथा स्त्रियों की जनसंख्या में क्या हो गया? 65% बढ़ करके हो गया। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच ऐसे लोग का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, और उन्हें, तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सके छे, कदी एक नंबर में क्वेश्चन की पूछ सके छे कि 1961 ईस्वी के अनुसार पुरुषों के शिक्षित की प्रतिशत दर क्या था? तो कितना था? 40%। और स्त्रियों की शिक्षित दर कितना था? 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 80% या 82% है ना, 80% लोग शिक्षित हुए। कौन? लड़कों और पुरुष की बात करा जाए तो, ठीक है, और 65% स्त्री शिक्षित हुआ है।
कब के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका आशा यह हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब स्त्रियों की तुलना में पुरुष का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में अलग अलग वर्गों के उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति SC ST, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति ST के लड़के और लड़कियां इनमें से शामिल है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब यहां पर दिया गया है स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर, जो 2014 से 15 की बात है ये। अब स्कूल का स्तर देखो, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा कहां ली जाती है? यानी एक से प्राथमिक शिक्षा का मतलब हुआ कि पहला से पांचवा तक, पहला से है ना, प्राथमिक शिक्षा। अब लड़के की बात करा जाए तो देखो ये 4.36 और उच्च शिक्षा में लड़के कितना 3.49 और माध्यमिक शिक्षा 9 से 10 जो 17.21। अब सब लड़की 3.88 4 मतलब क्या होता है कि लड़कों को, अब देखो पहले के जमाना में लड़का की जनसंख्या ज्यादा था पढ़ाई में, अब लड़की की जनसंख्या ज्यादा हो गया है। अब ऐसा इसलिए हो गया है, तभी तो देखना कि हर जगह पर अब ज्यादा लड़की निकलने लगी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़के को कभी कभी हो जाता है गरीबताई के कारण या किसी और अन्य कारणों से लड़कों को क्या करना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है ना। लेकिन लड़कियां अपना घर पर रहती है, व्यवस्था तो हो ही गया है। अब चाहे ऑनलाइन पढ़ ले या घर के बगल में ही कोचिंग क्लास तो कहीं ना कहीं चलता ही है, ठीक है, तो कहीं से अपना पढ़ लेती है। लेकिन लड़के को क्या होता है, काम करना पड़ जाता है, काम करने की वजह से या किसी और कारण की वजह से छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इतना है ना, योग टोटल, और लड़के तथा लड़कियों का जो है 4 लड़के, फिर यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला लड़का सब है, मतलब टोटल की बात करा जाए योग इतना है, और लड़के लड़कियां अनुसूचित जनजाति लड़कियों की संख्या है ना, और अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, लड़कियों की संख्या, एक टोटल मिलाकर के कब की बात है, 2014 से 15 ईस्वी की बात है। तो शिक्षा दर इस तरह से देखना कि प्राथमिक में इतना है, उच्च में इतना है, तब है ना, और माध्यमिक शिक्षा में इतना है। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है ना। और इसका अर्थ यह हुआ कि दलित एवं आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। मतलब दलित के लोग, यानी दलित, आदिवासी और मुस्लिम लोगों की जनसंख्या जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम है, ठीक है। तो देने के अनेक कारण है। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है और न ही
शिक्षक है, ठीक है। यदि विद्यालय घर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिस्टम मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये 2011 14 15 सब की बात है, ठीक है ना। अब शिक्षक यदि विद्यालय घर के पास न हो, यानी शिक्षक, यानी यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। ये कब की बात है? 2011 14 15 सब की बात है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, कुछ परिवार अधिक निर्धन मतलब गरीब, कम संपत्ति वाला। निर्धन का मतलब जिसके पास धन नहीं हो, ठीक है, और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़के, अब देखो अब ऐसा क्यों है, तो देखो कुछ मुसलमानों में क्या होता है, लड़के और लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ आदिवासी जैसे जिसको कम ज्ञान है, उसको देखना कि कम ज्ञान है तो उसको क्या होता है, अब जनसंख्या क्या रहता है, यानी कि बेटे बेटियों की जनसंख्या उसको ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। अब कहने का मतलब क्या है, आदमी ये नहीं सोचता है कि भाई इक्के गो बेटा बेटी रहे, दुइये गो बेटा बेटी रहे, तीने गो बेटा बेटी रहे, ठीक है, एक से दो गो कर लो, तो उसमें क्या होता है कि उसको पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छे से खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 4 गो 5 गो 10 गो 12 गो अगर हो जाता है तो उसमें फिर क्या है भाई, दिक्कत है। इसलिए आप सबको खर्चा देना इत्यादि, पोसना पालना इत्यादि क्या हो जाता है भाई, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। दो 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान कब शुरू हुआ था? 2014 ईस्वी से। कब से? ये सब पॉइंट नोट कर सकता है, पॉइंट नोट कर लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कब शुरू हुआ? 2014 ईस्वी में। 1961 ईस्वी के दौरान, यानी 1961 ईस्वी में पूरे भारत में लड़के और पुरुषों के शिक्षित दर क्या था? प्रतिशत 40%। स्त्रियों का शिक्षित प्रतिशत कितना था? 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लड़के और पुरुष पढ़ाई लिखाई में था? 82%। और लड़की 65%, है ना। ये सब लिख लो, पॉइंट याद है तो अच्छी बात है। कुछ कुछ पॉइंट। अब देखो महिला आंदोलन, अब क्या है भाई? महिला आंदोलन। ये सब ज्ञान रखो, आगे तुम कुछ भी पढ़ाई करेगा ना, कुछ भी, तो यही सब पूछ देता है। आगे कोई भी कंपटीशन नौकरी तोकरी के लिए तैयारी करता है ना जी, चाहे आर्मी के लिए तैयारी करो या कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी करो या किसी भी चीज की तैयारी करो, तो फिर से तुमको यही सब पढ़ना पड़ेगा, तुमको फिर यही से पूछता है, पूछ देगा 2011 की जनगणना में कितने लोग पुरुष में कितने लोग शिक्षित थे, तो 82%। 1961 के अनुसार कितना था, ये सब करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब पूछ देता है। महिला आंदोलन, अब पढ़े हम लोग। महिला आंदोलन, महिला मतलब बुझे छे ना स्त्री, और आंदोलन मतलब बुझे छे ना लड़ाई, आंदोलन कर देना, है ना। अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अब जो है महिला और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। मतलब क्या? कानून में भी अब देखो हर चीज में, जैसे नौकरी में हो, चाकरी में हो, कहीं भी। अब जैसे देखो पहले के जमाना में होता था, ज्यादातर नौकरी इत्यादि पर अगर रहता था तो लड़के लोग ही रहता था, मतलब पुरुष लोग ही, है ना। लेकिन अब क्या है, हर जगह देखना, हर एक काम में लड़की शामिल है कि नहीं है। चाहे कानून की सुधार में लगे हो तो लड़कियां भी रहती है, वकील में हो, चाहे पुलिस में हो या किसी भी काम में हो, हिंसा की काम में हो या स्वास्थ्य में हो, जहां लड़की और महिला की स्थिति बेहतर हुई है, मतलब अच्छा है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, ये सब आंदोलन के वजह से आए हैं। पहले तो हम लोग देखे ना, पीछे पुराने जमाने में देखे थे कि लड़कियों को तो
पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। सिर्फ कहा जाता था वह क्या है, गांव में सिर्फ घर में रह करके थोड़ा बहुत काम काज कर सकती है, पढ़ने लिखने बिल्कुल नहीं दिया जाता था। देखे थे ना भाई कल हम, ठीक है। हाँ, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तन के लिए क्या किया, संघर्ष किया, है ना। तब क्या किया, संघर्ष किया। इस संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। मतलब पढ़ने लिखने, हर कानून तौर पर आने, हर चीज में शामिल होने के लिए महिला ने क्या किया, आंदोलन किया कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हम महिला है तो क्या हुआ, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हमको नौकरी क्यों नहीं हो सकती है, हम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो सकते हैं, या हम स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं भर्ती हो सकते हैं, हम कानून के रखवाले क्यों नहीं बन सकते हैं। मतलब हर चीज के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, ठीक है। देश के अलग अलग भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन में भाग लिया। किस आंदोलन में, महिला आंदोलन में, ठीक है। क्या हुआ, कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं कि हाँ भाई महिला क्यों नहीं पढ़ सकती है, लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती है, लड़कियां आगे क्यों नहीं बढ़ सकती है, लड़कियां इस क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकती है। तो पुरुष भी, बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जिन्होंने महिला आंदोलन में समर्थन किया, मतलब साथ दिया। बात नहीं करो इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवित आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये सब क्या हो रहा है, आंदोलन सब हो रहा है। अब देखो अभियान चला दिया, जो क्या है, भेदभाव जानता है ना, पहले स्त्री में और पुरुष में भेदभाव किया जाता था, है ना। भेदभाव मतलब जानता है ना, उसको कुछ करने देना, इसको कुछ नहीं करने देना, ये सब भेदभाव हुआ, ठीक है। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कों को पढ़ने दिया जाता था, लड़कों को बाहर निकलने दिया जाता था, लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कई हिस्सों कामों में, हिस्सा में लड़कियों को भाग नहीं दिया जाता था, लड़कों को लिया जाता था, है ना, दिया जाता था। अब देखो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं, और अभियान जब किया तो एक नया कानून बना। 2006 ईस्वी में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानून सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों का कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिला के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया, ठीक है। अब देखो 2006 ईस्वी में एक कानून बनाया गया, और कानून बनाया गया जिसमें घर के अंदर जो शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानून सुरक्षा दी जा सके। मतलब क्या, कि जो भी महिला है, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जो भी समस्या झेल रही है, उसको जो है क्या 2006 के अनुसार अब अगर कानून के पास जाती है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई महिला है, अब कोई महिला है, उसको अगर घर में कोई परिवार के सदस्य है, उसका पति हो या कोई भी हो, उसको मारे पीटे कुछ अलग करे, तो जा करके कानून को बोल सकती है, तो कानून उसे क्या करेगी, मदद, ठीक है। तो ये सब सुरक्षा भार लिया। इसी तरह 1997 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिला के स्थान होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें, 1980 ईस्वी के दशक में
देश भर के महिलाएं संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। बात सही है। पहले जो दहेज चलता था, देखो अभी दहेज बंद है, अभी क्या है, देखियो आहा ले छिए वो अलग बात है, लेकिन कानून बंद किया है ना भाई। अब तुम ले रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। अब जैसे कहेगा बिहार में दारू बंद नहीं है, बिहार में दारू पी रहा है वो अलग बात है, मिल रहा है वो अलग बात है, चुरा करके। वैसे ही दहेज क्या है, बंद है। बात समझ में आ रहा है ना। दहेज क्या है, बंद है। और ना तो देखियो दहेज पूर्ण रूपेण तो बंद नहीं भ सके है ना है। कभी कभी कैला नहीं भ सके है, पूछो कैला नहीं भ सके है। अब दहेज इसलिए नहीं बंद हो सकता है क्योंकि देखो एक बात बताते हैं, दहेज वैसे बंद है, बंद हो जाना चाहिए। तुम लोग बानर से लोग कुछ नहीं लेना, ये कार लेते, कार लिया बानर सबके नहीं तो नाक आंख पोछा होबे नहीं करे है, कारे लिया चपड़ चोना सबके कार लिया, नहाई है नहीं है कहियो कारे लिया। सुनो दहेज क्यों नहीं बंद हो सकता है। अब देखो दहेज बंद हो जाएगा, लेकिन दहेज देने वाला सबसे बड़ा बेईमान है। जो दहेज देता है ना वो भी है चपड़ चोना। बोलो कैसे। अब देखो होता क्या है, अब जैसे मान लो कि ई लड़का है एक, ठीक है। अब ई एक लड़का है जो कि इसको मतलब ई अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बढ़िया पैसा कमाता है, 1 लाख रुपया महीना कमाता है, सपोज मान लो, ठीक है। अब 1 लाख रुपया महीना कमाता है, अच्छा खासा लड़का है। तो अब ई अच्छा खासा लड़का है, तो अब मान लो ई यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये सब लड़की है, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो अब बात क्या होगा सो समझो। ई क्या है भाई, गरीब है, ई क्या है, गरीब, ठीक है। ई भी क्या है भाई, गरीब, ई भी क्या है, गरीब, ई भी क्या है, गरीब है। अब सोचो अब होगा क्या, अब देखो ई क्या होगा, अब ई क्या है भाई, अमीर है, ई क्या है, अमीर है। अब ई जो है क्या करेगा, अब अगर बात आएगा इसकी शादी की, तो ये क्या होगा भाई, ये जो गरीब लोग है, ये सब गरीब लोग है, तो ये गरीब लोग इसके पास जाएगा, शादी विवाह का प्रस्ताव रखेगा, ठीक है। लेकिन शादी विवाह का प्रस्ताव रखेगा तो अब इसमें अगर ये पैसा लेने वाला होगा तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया मांगेगा। अब भाई 1 लाख के महीना कमाए तो 20-25 लाख रुपया तो मांगबो करते ना। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर कोई 1 लाख महीना कमाते तो 20-25 लाख रुपया पक्का है कि मांगेगा ना। आप पूछो क्यों, इस सरकारी नौकरी में 15-20 हजार पर नौकरी लगता है, आप 5 लाख रुपया मांगे, बात सही है कि नहीं। 10 लाख रुपया मांगे, 15 लाख रुपया। अगर 200 हजार के नौकरी सरकारी यहाँ के भ गया तो 10 लाख 20 लाख रुपया दे। आ वो बात किसके कारण होता है, देखो तुम मांगो ना मांगो, अब बात को समझो। अब सपोज मान लो कि इस तो मांगेगा ही, मांग रहा है अपना, कहे हम 20 लाख रुपया, ई तुरंत बैक भ जेते, कहते भाई हमरा औकाते नहीं है। अब ई जाएगा हमको, ई कहेगा क्या कि हम देंगे 20 लाख रुपया, चलो शादी करो, एक पप्पा, तो शादी भ गए। अब एक लड़का ऐसा है कि ई भी 1 लाख रुपया कमाता है। अब सोचो बात को, ई भी 1 लाख क्या, ई 1.5 लाख कमाता है, समझो। लेकिन ई चाहता है कि हम पैसा नहीं ले, लड़का ठीक है, ये समझदार है, पढ़ा लिखा ठीक ठाक है, ठीक है। अब ई जो है क्या करेगा, ई चाहेगा कि हम पैसा नहीं ले, लेकिन एक पप्पा कनी लालची होता है ना भाई। अब ई क्या करेगा, मान लो कि ई सुंदरी लड़की है, ई सुंदरी लड़की, अब एक पप्पा एले बातचीत करल, एक देखल के तो कहल के ठीक है हम शादी करब। लेकिन ई क्या होगा, एक ज्यादा अमीर आदमी है। अब ई अमीर आदमी है तो ई इसके पापा को कहेगा, इसको कह देगा बाद में कि हम 50 लाख रुपया देव लड़का के, फ्री में क्या शादी करे छे, हम देंगे 50 लाख रुपया। अब ई लड़का का भी मनमा डोल जाएगा, आयकर पापा के तो मनमा डोलबे करते। तो अभी शादी हो रहा था इसको गरीब से ही, लेकिन ई बीच में देने वाला आ गया भाई, दिया कि ना। अभी सोचल के हम 20 लाख रुपया दियो देवे, इतने अमीर है जो 20 लाख 40 लाख 50 लाख दियो देवे तक कोनो फर्क नहीं पड़त।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि देने वाला भी सीधा अगर बात कर लिया जाए, अब देखो बात क्या होगा, दूसरी नंबर बात, अब एक बात और, अगर मान लो मान लो कि एक लड़का है, अभी 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, इसका घर परिवार पूरा अच्छा है, मजबूत है, हर तरह से ठीक ठाक है। अब क्या होगा, अगर दहेज के बात नहीं एते तो जे सबसे गरीब लड़की एकदम जेकरा घर में मान लिया बहुत दिक्कत, पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो चल जाते, ओकरो पापा चल जाते कि हमरा बेटी से शादी करूँ, काहे, क्योंकि भाई पैसा तो देवे नहीं पड़ते हमरा दहेज, नहीं समझा। अगर दहेज देवे नहीं पड़ते तो गरीब से गरीब आदमी केकरा पास चल जाते, राजा के बेटा के पास नहीं चल जाता है, कहते हमरा दहेज तो देवा के है नहीं, चल शादी कर। जब ये कहते भाई पैसा दहेज दे तो अपने बैक हो जाते। तो अगर दहेज नहीं ले रहा है तो गरीब से गरीब आदमी भी क्या होगा, चला जाएगा। तो दहेज कब बंद होगा, लेने वाला भी नहीं ले और देने वाला भी नहीं दे, कभी नहीं, तब जाकर के दहेज धीरे 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 बंद होगा। कोई ठीक नहीं है, आने वाले समय में कोई ठीक है, लड़की को देना पड़ जाएगा, जैसे कुछ दिन लड़की को देना पड़ा तो अब लड़की को भी देना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़की के जनसंख्या कम, चप्पर चोन्हा सब बात के बुझियो, लड़की मिलना मुश्किल भर रहे आप, ठीक है, अभी तो है ही, अभी तो है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में लड़की की जनसंख्या कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि आदमी चाहे हम बेटा के जन्म दी अब बेटी नहीं दी, नहीं समझा, कोई चाहता है कि हमारा 2 गो 3 गो खाली बेटे हो जाए ताकि बेटी नहीं हुए, ताकि खर्चा नहीं लागत, है ना। तो इसलिए लड़की की जनसंख्या क्या हो रहा है भाई, है ना। अब देखो क्या है, अब देखो अब समझो बात कब की है, 1980 ईस्वी के दशक में, 1980 ईस्वी के दशक में देश भर की महिला, क्या देश भर की महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। कब, बात नहीं करो, 1980 ईस्वी की दशक की बात है, पहले दहेज लिया जाता था। अब पहले तुम देखना सुनना कि बहुत आदमी अभी भी कुछ दिन पहले भी करता है, अभी भी थोड़ा बहुत चलता है ना, लेकिन अब कम हो गया है। अब दहेज के लिए लड़कियों को क्या किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उसको जला दिया जाता था। बात सही है ना, दहेज लो का आगा मम्मी पापा से, अब बार बार उसको ताना देना बीच बीच में ना कि अब तुम्हारे घर से पैसा मंगवाओ, है ना, ई मंगवा, मतलब शादी विवाह अगर के बाद भी, शादी विवाह हो गया है उसके बाद भी कहेगा कि 10,000 रुपया जो घर से लो किया, नहीं अगर दिया जाता था 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं दिया जाता था तो उसको मार दिया जाता था, तो एकरा से इनको में नहीं एकरा के लिए रखब, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है। तो इसी के खिलाफ महिलाओं ने क्या किया, 1980 ईस्वी में आवाज उठाया, ठीक है। नवविवाहित युवती, नवविवाहित में जकरा लबके शादी भैल है, नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब महिला संगठन द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई, कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिला सड़क पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। किसके पास, सरकार के पास, है ना, कानून के पास। अंततः यह समाज का एक बात नहीं करो, अंततः समाज का यह एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा, अखबार में बिल्कुल छा गया यह आंदोलन। महिलाओं के द्वारा जो महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दहेजों के लिए, है ना, अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने, क्या बात क्या कर रही हो, आवाज बंद करो सब, समझो बात को, ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब कानून ऐसा हो गया है, तुम लोग पढ़ लिख लो, कानून ऐसा हो गया अगर कोई दहेज मांग तो मेन बात है कि अहू के लोभियाल है ना कि हमरा उहे लड़का चाहिए, अहू तो लोभी छी भाई, है ना,
तो इसलिए तुमको देना पड़ता है। भाई दहेज नहीं दो, नहीं कर रहा शादी, छोड़ दो, दूसरा लड़का देखियो, कोई जरूर है लड़का। तो यहाँ मम्मियों पापा के तो जीव गिर जाए है ना कि हाँ वो लड़का अच्छा कमाए है, वो लड़का अच्छा है ना, हमरा इहे लड़का चाहिए, तो कर्जो बर्जो करके जैसे अपन शादी विवाह करे लागल। हाँ भाई हो जाता है, होना भी चाहिए। सब हर मम्मी पापा चाहते हैं अपना कि हम अपने बेटी को या हम अपने बहन को अच्छा घर परिवार में अच्छे लड़के से शादी करे भाई, सब चाहता है ना। अब देखो जागरूकता बढ़ाना, अब देखो आंदोलन हुआ, आंदोलन से क्या हुआ, जागरूकता बढ़ा। जागरूकता मतलब क्या, सभी लोगों के अंदर हौसला बढ़ने लगा। अब औरत के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी क्या। अब देखो औरत के अधिकारों के संबंध में बात नहीं करो, अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख काम हो गया। क्या हो गया, एक प्रमुख काम हो गया। गीतों, नुक्कड़ नाटक व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता था। किसके अनुसार, गीतों के अनुसार, बेटी बचाओ है ना, सब है ना, या फिर दहेज बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, चलाया था ना भाई ये सब, ठीक है। तो ये गीत के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटक जब जैसे तुम ही लोग खेला था ना 15 अगस्त में कुछ नाटक, तो ऐसे ही 10 को 5 को लड़के लड़कियां विद्यालय स्कूल में कॉलेज में है ना, ट्यूशन में या फिर कहीं भी जो है नुक्कड़ नाटक करके लोगों को दिखाया जाता था, जागरूक किया जाता था कि दहेज वगैरह बंद करा जाए, ठीक है। आगे अब विरोध करना, जैसे देखो एक नाटक तुम लोग देखा था, एक नाटक जो खिलाए थे जिसमें क्या कह रहा था कि लड़की हम नहीं चाहेंगे, था ना, कि हमको लड़की नहीं चाहिए, उसको पोसना पालना, उसको दहेज जमा करना, ये करना वो करना, था कि नहीं था, है ना। तो उससे लोगों को जागरूक किया, फिर उसके मन में ऐसा देखो भावना आया, तब जाकर के बाद में फिर सोचा समझा, तब जाकर के सीखा इस चीज को। तो विरोध करना, जब महिला के हितों का उल्लंघन होता है जैसे कि कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत सरकारकर तरीका है। मतलब क्या, असरकार मतलब असर करता है। जब अगर रैली वगैरह करता है तो रैली में क्या होता है ना कि लोग देखता है आखिर कथी के रैली भर रहा है, ओ तो महिला लोग रैली कर रही है जो दहेज के लिए, कि दहेज प्रथा बंद, यानी दहेज को बंद करा जाए, ठीक है। बंधुत्व व्यक्त करना, बंधुत्व मतलब बंधुत्व, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व, यानी कि भाई भाईचारा या बहन बहन चारा बनाओ, ठीक है। न्याय के अन्य मुद्दे और औरत के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए तो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को सबको पता होगा, ठीक है। कब मनाया जाता है जी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 है ना, हर साल 14 अगस्त को बाधा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरत जलती हुई मोमबत्ती उठा रही है।